रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडिंग चैप्टर 59 की पार्ट 3 की वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन। पार्ट 2 की वीडियो में हाइपोथैलेमस के टू टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए थे। एक हमने कहा था उसके वेजिटेटिव फंक्शन होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि वो इंटरनल फंक्शन ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है। दूसरा हमने कहा था उसके बिहेवियरल फंक्शन होते हैं। अब तीसरा हम देख रहे हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्बिक सिस्टम का। अच्छा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन में मेनली तो हाइपोथैलेमस ही रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन उसके अलावा लिम्बिक सिस्टम के कुछ और एरियाज भी इन्वॉल्व हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। लेकिन अब अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, तो उसमें आप सबसे पहले वेजिटेटिव फंक्शन लिखोगे, नंबर 2 बिहेवियरल फंक्शन लिखोगे, और उसके अलावा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन भी लिखोगे, क्योंकि इसमें भी मेनली हाइपोथैलेमस ही रोल प्ले कर रहा होता है। सही होगी बात। तो यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं उसकी कोई ना कोई इफेक्टिव नेचर होती है। यानी कि उससे या तो आपको कोई अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, रिवॉर्ड फील हो रहा है, कोई अचीवमेंट फील हो रही है, या आपको वो बुरी लग रही होती है। तो इसी को हम कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फंक्शन, या आप कहते हो कि सेटिस्फैक्शन और एवर्जन फंक्शन। सही की बात। तो होता बेसिकली ये है कि लिम्बिक सिस्टम के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम जब इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं तो इंसान को बुरा लगता है, कोई टेरर पेन फील होती है, अच्छा नहीं लगता। बस इन सेंटर्स को हम कहते हैं पनिशमेंट सेंटर्स। और इसके बरक्स कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनको जब भी स्टिमुलेट किया जाता है तो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, कुछ अच्छा काम किया है इस चीज़ की फीलिंग आती है। तो उन सेंटर्स को हम नाम देते हैं रिवॉर्ड सेंटर्स। अब ये कौन से एरियाज के रिवॉर्ड सेंटर्स का रोल प्ले करते हैं, तो ये बेसिकली आप अगर इसकी रफ लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारे पास मीडियल फोर ब्रेन बंडल के जो सराउंडिंग वाला एरिया है वो होता है। ये मीडियल फोर ब्रेन बंडल आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन स्टेम को लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट कर रहा होता है। तो इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास मैटर मौजूद है ये वाला रोल प्ले कर रहा होता है हमारे पास रिवॉर्ड सेंटर वाला। सो के बाद इन पर्टिकुलर बात की जाए तो वो जिक्र कर रहे हैं लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, खासतौर पर रिवॉर्ड सेंटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब थोड़ी सी एक अजीब चीज़ आई है, लेटरल हाइपोथैलेमस का पहले हम जितना भी रोल देख रहे थे वो बड़ा फर्क किस्म का था। हमने कहा था कि भूख लगने में बहुत रोल प्ले कर रहा है, प्यास लगने में बहुत रोल प्ले कर रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर रहा था लेटरल हाइपोथैलेमस। वेरी सिमिलरली यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये गुस्से में, फाइट में और इन चीज़ों में रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम रिवॉर्ड में भी लेटरल हाइपोथैलेमस लिख रहे हैं, मर्जी है भाई गाइडन के क्या कह देते हैं। दूसरा उसने कहा लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियर। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियर तो पहले भी आपको याद होगा, हमने कहा था जब इंसान अच्छा फील करता है, पेट भरा हुआ फील करता है, या यहाँ भी हमने वही बात की थी ट्रैंक्विलिटी में, इस कंडीशन में हमारे पास वेंट्रोमीडियल होता है। तो वेंट्रोमीडियल को तो समझ में आती है, लेकिन लेटरल की यहाँ समझ नहीं आती। तो लेटरल के बारे में बता रहे हैं कि भाई बात असल में इस तरह से है, जब लेटरल को हम हल्का से स्टिमुलेट करते हैं ना तो वो रिवॉर्ड सेंटर होता है, रिवॉर्ड की फीलिंग दिलाता है। अगर इसी लेटरल हाइपोथैलेमस को आपने ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो वो फिर गुस्सा फील करवाएगा, वो रेज फील करवाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल से बातें करूं, किसी इंसान की कमर पे आप हल्का सा हाथ मारो तो ये होगी उसके लिए थपकी देना, उसको शाबाश हो गई। सही। और यही आप हाथ इसी कमर पे जरा जोर से मारो, वो थप्पड़ के मारा हुए, ठीक है, गुस्सा चढ़ गया उसको। पहले हल्का हल्का मारोगे उसको लगेगा कि आपने कोई रिवॉर्ड दिया, उसको अच्छी चीज़ दी है। तो वेरी सिमिलरली लेटरल हाइपोथैलेमस के अलावा और भी कई एरियाज ब्रेन के ऐसे होते हैं जो कि जब हल्के से स्टिमुलेट होते हैं तो रिवॉर्ड सेंटर मतलब रिवॉर्ड फीलिंग आती है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएं स्ट्रॉन्गर स्टिमुलेशन के नतीजे में वो रेज की और पनिशमेंट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। गुड हो गई बात। अच्छा, ये जो है ना लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियर का हाइपोथैलेमस, ये ज़्यादा पोटेंट रिवॉर्ड सेंटर्स हैं। इसके अलावा होते और भी रिवॉर्ड सेंटर्स। ज़्यादा पोटेंट क्या मतलब है? ज़्यादा इफेक्टिव है। रिवॉर्ड की जो फीलिंग है उसमें मेनली रोल यही प्ले कर रहे होते हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत एमिगडाला भी रोल प्ले कर रहा होगा, थायमस, बेसल गैंग्लिया, ये चीज़ें भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड सेंटर का रोल प्ले कर रही होती हैं। फिर आता है पनिशमेंट सेंटर। ये कौन सी जगह होती है जाने वाली? एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस के इर्द गिर्द जो ग्रे मैटर होते हैं। अब ये एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस क्या है? यहाँ पे ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन है जिसमें CSF वगैरह फील्ड होता है। ये एनाटॉमी में डिटेल से डिस्कस करते हैं। एनीवेज ये होता है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है जो कि पॉन्स की बैक साइड वगैरह भी होता है, मेडुला की बैक साइड भी होता है। और फिर ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल जिसकी दोनों साइड पर थैलेमस होते हैं, थैलेमस के दरमियान में। अब ये थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल इनको कनेक्ट करने वाली एक डक्ट सी होती है, एक पाइप से होता है। इस पाइप को हम नाम देते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। सही की बात, ये हमारे पास ब्रेन मिड ब्रेन में से गुजर रही होती है। अब इस एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस के इर्द गिर्द जो एरिया मौजूद है, जो आपके पास ग्रे मैटर मौजूद है, वो ग्रे मैटर खासतौर पे पनिशमेंट सेंटर का रोल प्ले कर रहा होता है। सही की बात। उसके अलावा पेरीवेंट्रिकुलर जोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी पनिशमेंट सेंटर का रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा पोटेंट वाले हैं, ज़्यादा इफेक्टिव वाले पनिशमेंट सेंटर्स हैं। उसके अलावा हिप्पोकैम्पस वगैरह और ये वो दूसरे भी आगे पनिशमेंट सेंटर्स होते जरूर हैं। सही। अच्छा, जब पनिशमेंट सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं ना तो उनके साथ एसोसिएटेड रेज भी होता है।
पनिशमेंट सेंटर की स्टिमुलेशन के साथ साथ रेज की फीलिंग भी आती है। जिस तरह अगर एनिमल्स में हम रेज को डिस्कस करें तो मिसाल के तौर पर एक बिल्ली है, आप उसको फुल तंग किया है, आपने कमरे बंद कर दिया, उसके बच्चे को आपने उससे छीन लिया है, तो वो बिल्ली की जो सिचुएशन हो जाएगी ना, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे उसके एक्सटेंडेड क्लॉज, उसने पूरे नाखून निकाल लेगी और पूरी वो पोस्चर में आ जाएगी कि जी आप इस बंदे को मैंने झपटा मारना है पूरा, सही होगी बात। तो ये उसके बाल खड़े हो जाएंगे, पायलोरेक्शन डेवलप हो जाएगी, तो ये सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। इस वेरी सॉरी, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेज, सही होगी बात। और ये तब होती है जब स्वेयरली पनिश किया जाए किसी को, या आप कह सकते हैं कि पनिशमेंट सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, अब ये जो रेज फिनोमेना है इसको कंट्रोल करता है हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस तो इंसान को ठंडा करता है, पुरसुकून करता है, और रेज न्यूक्लियस अपोजिट है। जिसका मतलब है कि अब इंसान हर वक्त तो गुस्से में नहीं रहता, उसकी वजह ये है कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है वो रेज सेंटर को थोड़ा संभाल के रखता है। ऑलराइट, हमने ये देख लिया पनिशमेंट सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड होती है रेज या गुस्सा, और वेरी सिमिलरली रिवॉर्ड सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड होती है प्लेसिडिटी एंड टेमनेस। यानी कि जब रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं तो इंसान पुरसुकून होता है, रिलैक्स हो जाता है, पुरसुकून, सही होगी बात। ये चीज़ हमने देख ली। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या है भाईजान? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे होते हो ना, उसमें आप ज़्यादातर यही रोल प्ले कर रहे हैं। जो काम भी करने में आपको अच्छा महसूस हो, कोई अचीवमेंट महसूस हो, कोई अच्छा लग रहा है आपको, वो काम आप करते जाओगे। और जो काम भी करने में आपको बुरा फील हुआ, आपको लगे मैं गलत कर रहा हूँ या कोई पनिशमेंट वाली चीज़ है, वो काम आप छोड़ दोगे। एक दफ़ा नमाज पढ़ी, आपको अच्छा लगा, अभी ये तो बहुत मुझे सवाब मिल रहा है और अल्लाह ताला राज़ी हो जाए मेरे से, आप दोबारा नमाज पढ़ोगे, ठीक है बात। और कोई चीज़ है जो कि आपके अंदर गिल्ट फीलिंग प्रोड्यूस कर रही है, यार ये नहीं करना चाहिए है, तो ये एक पनिशमेंट सेंटर हो गया ना आपका, तो वो काम आप छोड़ देते हो। तो यानी ज़िंदगी में हम जो काम कर रहे होते हैं उनमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर। लेकिन ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स है ना, इनका इस रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर पे एक इफेक्ट होता है। वो क्या इफेक्ट है? ट्रैंक्विलाइजर्स में एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है आपके पास, क्लोरप्रोमाजीन। ये एमसीक्यू के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर को इनहिबिट कर देते हैं। होता है बेसिकली क्या है, जब रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर दोनों ही इनहिबिट हो जाएंगे तो इंसान के जो एक्शन है वो भी डीले पड़ जाएंगे। ना अब उसको अच्छा काम करने में बहुत अच्छा फील होगा, ना बुरा काम करते बहुत बुरा फील होगा, इंसान ऐसे ही बस ढीला सा पड़ जाएगा। सही के बाद बस वो रिलैक्स है, वो टोन है, वो खुश ही रहता है हर वक्त, उसको वो इतनी लेना देना है इन चीज़ों से, गर्ज ही नहीं है। उसके अलावा रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर का मेमोरी और लर्निंग में भी रोल है। एक तो हमने देख लिया कि जो भी इंसान के बिहेवियर्स हैं, ये रेज होगा या प्लेसिडिटी टेमनेस होगी, इस पर रोल प्ले कर रहा है। दूसरा हमने कहा कि वो ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें आपके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का रोल प्ले करेगा। तीसरा वो बता रहे हैं कि लर्निंग और मेमोरी में भी ये रोल प्ले करता है। वो कैसे रोल प्ले करते हैं? मिसाल के तौर पर यार कोई चीज़ है, कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिससे ना कोई खुशी हो रही है ना गमी हो रही है, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम याद नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर आप ट्रैफिक में जा रहे हो, बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज़ें सुनी आपने, बहुत सारे बंदे देखे, बहुत सारी औरतें देखी आपने, लेकिन कोई वो याद नहीं रहेंगे आपको एट द एंड ऑफ द डे, सही है। तो ब्रेन में आपके वो नॉइजेस आई और ब्रेन से गुजरती है और ब्रेन आपका हैबिचुएट हो गया। ब्रेन कहता है यार ये वजह तो रोज़ आती रहती है, गोली मारो, इसको याद थोड़ी करना है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी है। लेकिन एक बंदे ने आपको जाते हुए गालियाँ गोलियाँ दी हैं, इससे आपका पनिशमेंट सेंटर एक्टिवेट होगा, आपके ब्रेन को लगेगा ये चीज़ तो तेरा अहम है, तो ये चीज़ आपका ब्रेन याद करेगा, ये चीज़ मेमोरी में चली जाएगी, सही होगी बात। वेरी सिमिलरली कोई बंदा जा रहा है और ट्रैफिक में किसी लड़की ने उसको आई लव यू कह दिया है, या कोई इस तरह की चीज़ हो गई, या सारा ने कह दिया आई लव यू, तो अब क्या होगा, उसका रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो गया और वो उस बंदे, ये बात भी उसको याद रह जाएगी, सही होगी बात। तो जो भी चीज़ आपके पनिशमेंट सेंटर को या रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करती है वो चीज़ याद रह जाती है और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं हम, सही के बाद। अब वो किस तरह याद आ जाती है? असल में ऐसी चीज़ों को हमारा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर ब्रेन में बार बार रिहर्स करते हैं, बार बार रीइंफोर्स करते हैं, और रीइंफोर्समेंट की वजह से वो चीज़ हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, सही के बाद। तो वो बता रहे हैं कि जी 99% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है उसको तो हम भुला देते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना वो हमारे पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट करती है ना रिवॉर्ड सेंटर को, और 1% होती है जो कि हम कहते हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट थी, तो वो हमारे दिमाग में रह जाएगी। तो यानी कि रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर इस चीज़ को भी डिटरमिन करेंगे किस चीज़ को लर्न करना है, किस चीज़ को मेमोरी में डालना है। ओके हो गया, यहाँ तक हाइपोथैलेमस वगैरह के कंप्लीट फंक्शन डिस्कस हो गए। उसके अलावा हम लिम्बिक सिस्टम के कुछ और एरियाज को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फंक्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस। पहले उन्होंने ना हिप्पोकैम्पस की थोड़ी बहुत एनाटॉमी डिस्कस की हुई है। फोर हाइपोकैम्पस कह लो या हिप्पोकैम्पस कह लो, ऐसे हिप्पोकैम्पस, ये है आपके पास हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये आपके पास टेम्पोरल लोब में प्लेस्ड है। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है ना येलो वाला टेम्पोरल लोब, तो या ये टेम्पोरल लोब है, हमने यूं काट दिया टेम्पोरल लोब को। अब इस टेम्पोरल लोब के अंदर ना ये जो कैविटी मौजूद है,
इसको कहते हैं हम लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप देखते हो कि टेम्पोरल लोब के पोर्शन के अंदर भी ये लेटरल वेंट्रिकल कुछ हिस्सा आ रहा है। तो जब हम यहाँ से काट के देखते हैं तो ये हमें नजर आता है ये टेम्पोरल लोब है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर यूँ घुसा हुआ है और आप कहते हो कॉर्टेक्स का एक फोल्डेड सा पोर्शन है। तो ये हिप्पोकैम्पस आ गया, टेम्पोरल लोब में आ गया, और लेटरल वेंट्रिकल्स में इस तरह से अंदर वाली साइड पे लग रहे हैं। ये वो थोड़ी बहुत इसकी उन्होंने एनाटॉमी डिस्कस की हुई है। एक और बात भी है और वो मज़ेदार ये है, हिप्पोकैम्पस में ना 3 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होती है, यानी कि हमने डिस्कस किया था ना पेलियो कॉर्टेक्स वगैरह जो होता है। ठीक है, आपको याद होगा नियो कॉर्टेक्स और पेलियो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स मतलब 6 लेयर्स जो कि ज़्यादातर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है ही है। हिप्पोकैम्पस में 3 लेयर्स होती हैं जो कि पेलियो कॉर्टेक्स वाला हिसाब है, ओल्ड कॉर्टेक्स आप कह सकते हो। सही होगी बात। ये बातें डिस्कस करने के बाद फिर मजीद वो यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस प्लस टेम्पोरल लोब के वो पोर्शन जो कि इसके साथ टच हो रहे हैं, इसके करीब करीब हैं, प्लस पैराइटल लोब के वो पोर्शन जो इसके करीब करीब हैं। पैराइटल लोब यहाँ पे ये ब्लू वाला है। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब यानी कि हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के पैराइटल लोब के पोर्शन और उसके आसपास के टेम्पोरल लोब के पोर्शन, इस सब को मिला के हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। उठ होगी बात। और अब हम देखते हैं कि जो हिप्पोकैम्पस है इसने ब्रेन के मुख्तलिफ पोर्शंस के साथ कनेक्शंस वगैरह बनाए हुए होते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। ज़्यादातर इनडायरेक्ट कनेक्शन ये होते हैं। इसके आपके लिम्बिक सिस्टम के दूसरे स्ट्रक्चर के कनेक्शन हैं, एमिगडाला बॉडी के साथ, मेमोरी बॉडी के साथ, थैलेमस के साथ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, सेप्टम के साथ, और एक जो मेन कम्युनिकेशन करने वाली चीज़ है वो है फॉर्निक्स। ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस की कम्युनिकेशन करवा रही है आपकी दूसरी चीज़ों के साथ। अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं तो ये आप देख रहे हैं ये हिप्पोकैम्पस से यूं एक नर्व फाइबर्स का बंडल निकल रहा है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये अगर आपके पास हिप्पोकैम्पस है तो ये आप देखते हैं एक नर्व फाइबर्स का बंडल निकल रहा है, और इस बंडल को हम नाम देते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, क्रोरा ऑफ द फॉर्निक्स, बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स, लेकिन इस बंडल को नाम देते हैं फॉर्निक्स, और ये बंडल आपके पास जा रहा है मेमोरी बॉडीज के अंदर। सही होगी। हाइपोथैलेमस के नीचे सरफेस पे मेमोरी बॉडीज वगैरह मौजूद होती हैं। फिर मेमोरी बॉडी से आगे इंफॉर्मेशन हमारे थैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस के पास भी जाती है। इस डायग्राम में थैलेमस दिखाया हुआ है, येलो कलर का एंटीरियर न्यूक्लियस है। तो मेमोरी बॉडी से इंफॉर्मेशन थैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस तक भी जाती है, और ये जो फाइबर्स होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को ले जा रहे होते हैं, इनको हम नाम देते हैं मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ये अभी गाइड में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे आपको बताने के लिए कि देखो ये जो आपके पास हिप्पोकैम्पस इसके मुख्तलिफ जगहों के साथ कनेक्शन मौजूद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ इसमें से फॉर्निक्स निकला जिसने बहुत बड़ी कम्युनिकेशन फॉर्म की है आपके इसके साथ मेमोरी बॉडी के साथ। फिर मेमोरी बॉडी मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू आगे कनेक्टेड है, और फिर थैलेमस से आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पूरे में फाइबर्स वगैरह जा रहे होते हैं। तो बहरहाल हिप्पोकैम्पस जो है वो काफ़ी सारे कनेक्शंस वगैरह फॉर्म कर रहा होता है। अब ये जो हिप्पोकैम्पस है ये भी एक सेंसरी इन्फॉर्मेशन का चैनल बना रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर आ रही है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन इस हिप्पोकैम्पस के पास भी आएगा, और ये हिप्पोकैम्पस उसके मुताबिक बॉडी के अंदर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज लेके आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ आप सुन रहे हो या कोई भी चीज़ उसके बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। सही होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिप्पोकैम्पस ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स कर रहा है। हिप्पोकैम्पस के मुख्तलिफ एरिया से मुख्तलिफ बिहेवियर्स निकलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते थे कि भाई हिप्पोकैम्पस का कोई एरिया ऐसा होगा जिसको स्टिमुलेट करेंगे तो एक फियर फील होगा, कोई एरिया होगा जिसको स्टिमुलेट करने से पनिशमेंट फील होगी, किसी एरिया को स्टिमुलेट करने से हो सकता है कि सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज कर जाए। इस तरह के भी हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस होते हैं। तो यूँ आपका जो हिप्पोकैम्पस है वो मुख्तलिफ तरह के बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में रोल प्ले, बिहेवियरल पैटर्न्स में रोल प्ले कर रहा होता है। ये चीज़ भी हमने देख ली हिप्पोकैम्पस के बारे में। फिर वो बताते ये हैं कि हिप्पोकैम्पस हाइपर एक्साइटेबल भी कभी कभी हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई हाइपर एक्साइटेबल? क्या रीज़न है कि ये कभी कभी हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है? इसकी रीज़न हमें इतना एग्जैक्टली पता तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार यही रीज़न हो सकती है कि हमने अभी बताया ना आपको कि बाकी सारे कॉर्टेक्स में 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, हिप्पोकैम्पस में 3 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं। हो सकता है कि यही वजह हो, क्योंकि ये बाकी सारे कॉर्टेक्स से फ़र्क है, इसी वजह से इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और ये हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये होता ज़रूर है हाइपर एक्साइटेबल। जैसे कभी कभी किसी इसके पोर्शन को हम हाइपर एक्साइट कर दें, एक्साइट वगैरह कर दें एक्सपेरिमेंटली, तो एपिलेप्टिक सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, फोकल एपिलेप्टिक सीजर्स। अब ये फोकल एपिलेप्टिक सीजर्स क्या होता है ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 60 में डिस्कस करेंगे, लेकिन एनीवेज हमने देखा कि सीजर्स होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है हिप्पोकैम्पल सीजर्स में साइकोमोटर इफेक्ट्स भी होते हैं। साइकोमोटर इफेक्ट्स यानी कि अब हेलुसिनेशंस हो रही हैं, कोई आवाज़ है नहीं लेकिन इंसान को सुनाई दे रहा है, किसी ने बुलाया नहीं लेकिन इंसान को लग रहा है कि हाय मुझे लगता है मुझे सारा ने बुलाया है। ठीक है, या कुछ कोई सामने नहीं खड़ा हुआ, इंसान कहता है मुझे लग रहा है मेरे सामने सारा खड़ी हुई है, उसको नज़र आ रही है। ये उस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हेलुसिनेशंस का इंसान को पता भी होता है कि ये अनरियल है। जैसे कई दफ़ा होता है ना इंसान को ख्वाब आ रहा होता है और ख्वाब में आइडिया भी होता है कि यार ये है वैसे ख्वाब ही। ठीक है, तो यही हिसाब किताब यहाँ पे हो रहा है कि हेलुसिनेशंस हो रही हैं, उसको कुछ सुनाई दे रहा है लेकिन उसको आइडिया भी हो रहा है कि यार ये एम ही मुझे दिमाग का कोई ख़राब है मेरे जो मुझे सुनाई दे रहा है, वरना कोई मसला है नहीं। ओके बात।
बस यही हमने, अभी मैं हल्का सा यहाँ पे बता दूँ तो हमने हिप्पोकैम्पस को डिस्कस किया, उसकी लोकेशन वगैरह देखी है, फिर हमने बताया कि इसको मेजर कम्युनिकेशन इसकी बन रही होती है फॉरनेक्स के थ्रू, और ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स में रोल प्ले कर रहा होता है। उसके अलावा ये हाइपर एक्साइटेबल भी हो सकता है। अब हम कहते हैं कि हिप्पोकैम्पस का लर्निंग में भी बड़ा रोल है। कैसे भाई? वो इस तरह से है कि अगर हम बायलेटरली हिप्पोकैम्पस को निकाल दें, यानी कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में से हिप्पोकैम्पस को निकाल दें, तो इंसान की लर्निंग हो जाती है खत्म। अब होगा बेसिकली क्या, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसका हमने हिप्पोकैम्पस रिमूव कर दिया। अब हिप्पोकैम्पस रिमूव करने से पहले उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, उसकी मेमोरी में जो कुछ था, वो इंसान रिकॉल ज़रूर कर सकता है। लेकिन हिप्पोकैम्पस रिमूव करने के बाद अब वो कुछ भी याद नहीं कर सकता, अब कुछ भी उसके भेजे में पढ़ नहीं रहा। मिसाल के तौर पे हिप्पोकैम्पस रिमूव करने से पहले उसकी कभी एक दफ़ा सारा से मुलाकात हुई थी, ठीक है, सारा उसको बहुत अच्छी लगी थी, इनकी आपस में गपशप हुई थी, और हिप्पोकैम्पस के बाद में इसकी सारा से शादी भी हो गई है, ठीक। तो अब इसे पूछेंगे सारा पता है कौन है, कहेगा हाँ एक दफ़ा मैंने देखी थी, बस मुझे वो याद है कौन है। तो यानी कि उसने रिकॉल ज़रूर कर लिया, हिप्पोकैम्पस के रिमूवल से पहले जो मेमोरी थी वो रिकॉल कर लिया। लेकिन उसे पूछेंगे भाई उससे आपकी शादी हुई है कि नहीं, कहेगा मुझे याद ही नहीं। तो यानी कि हिप्पोकैम्पस के रिमूवल के बाद कोई चीज़ उसके दिमाग में घुसी नहीं है, और हिप्पोकैम्पस के रिमूवल से पहले जो कुछ भी हुआ है वो उसको रिकॉल जरूर कर सकता है। ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान पुरानी बातें रिकॉल कर सकता है लेकिन नई कोई बात याद नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं एंटेरोग्रेड एमनेसिया। वैसे हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं मोटर फिजियोलॉजी में, ठीक है। रेट्रोग्रेड एमनेसिया और एंटेरोग्रेड एमनेसिया याद होगा आपको। ब्रीफली बताता हूँ। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में ये होता है कि कोई पुरानी बात याद नहीं होती, अलबत्ता नई चीज़ें याद कर जरूर सकते हैं हम, दिमाग में बात घुस जाती है। और एंटेरोग्रेड एमनेसिया में ये होता है कि पुरानी बातें याद हैं, वो रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन अब नया कुछ भी दिमाग में घुस ही नहीं रहा। ओके होगी बात ऑलरेडी। फिर आता है थियोरेटिकल फंक्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग। भाई अब हम देखते हैं कि हिप्पोकैम्पस किस तरह से लर्निंग में रोल प्ले कर रहे हैं। बात असल में ये है, हिप्पोकैम्पस एक ऐसी जगह है जो एनिमल्स में ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को रिसीव करती थी, ठीक है, करती है। अब ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के साथ ना एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको शायद पता हो, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अब दूसरे जेंडर की सिक्रीशंस को सूंघने से समझ लेते हैं कि इस वक्त इंटरकोर्स का टाइम है, या दूसरा जेंडर क्या चाह रहा है, या जो भी चीज़ें हैं। सही होगी बात। तो सिर्फ अल्फैक्शन से सेक्सुअल ड्राइव स्टिमुलेट हो गई ना। वेरी सिमिलरली कुछ सूंघी और एनिमल को पता चला कि मैंने नहीं खाना, ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है, और कुछ को पता चला कि हाँ ये खाना है मैंने। बकरे को पता कौन से पत्ते खाने कौन से पत्ते नहीं खाने। तो यानी कि ओडोर के साथ सिर्फ सूंघने से कितने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हिप्पोकैम्पस जो अच्छा बड़ा सियाना होता है, इसको पता होता है बहुत सारा कुछ। जब ब्रेन को पता चला कि हिप्पोकैम्पस इतना सियाना है, तो अब जनाबे वाले ब्रेन ना हिप्पोकैम्पस से मशवरे करता है। जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आती है ना, ब्रेन सेरेब्रम वगैरह ना हिप्पोकैम्पस से पूछते हैं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर तो हिप्पोकैम्पस कहे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन कहता है चलो ठीक है इसको हम अपनी मेमोरी में दाखिल कर लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट होगी। कैसे दाखिल करेंगे मेमोरी में, सारी बातें रिहर्स करके बार बार उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करके वो हमारा एक मेमोरी ट्रैक बन जाएगा, हमारी यादाश्त में आ जाएगी वो चीज़। और जिसको हिप्पोकैम्पस कहे कि नहीं बेकार है यार गोली मारो, तो ब्रेन कहेगा चलो गोली मारते हैं, वो चीज़ नहीं याद होगी हमें, उसकी कंसोलिडेशन नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। ओके ओके ना। इसी वजह से हमने कहा था कि अगर किसी के अपने हिप्पोकैम्पस रिमूव कर दिए तो अब वो कोई भी बात नहीं याद नहीं कर सकता, वो कोई बात उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती ही नहीं है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस ब्रेन से कहते नहीं कि ये बात याद कर लो, ये बात अहम है। ऑलराइट जी, यहाँ तक हमारे पास हिप्पोकैम्पस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द एमिगडाला। एमिगडाला की अगर एनाटॉमी आपको बताऊँ तो बेसिकली हमारे पास बेसल गैंग्लियन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक होता है जी कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये ग्रीन कलर का बनाया हुआ है कॉर्डेट न्यूक्लियस। इस कॉर्डेट न्यूक्लियस की जो दुम है ना, इस पर जाके आती है हमारे पास ये एमिगडालॉइड बॉडी। ओके ओके बात। तो ये होती है हमारे पास एमिगडालॉइड बॉडी। इसकी लोकेशन वगैरह बताई हुई है कि अगर आप देखोगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बिल्कुल इंफीरियर सरफेस पे ये वो बातें हैं। खैर इसको आप मिस कराएं क्योंकि हम यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ना तो आए हुए नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है, ये जो एमिगडाला है ना, ये भी कुछ ना कुछ ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। हमने देख रहा कि ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई इसके साथ रिलेट करें तो हमें ये पता चला कि जो भी सूंघने की हिस्स है, जो भी सूंघने के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो हिप्पोकैम्पस में तो जा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ एमिगडाला में भी जा रहे होते हैं। इसलिए एमिगडाला भी आपकी सूंघने के मुताबिक जो डिसीजन होते हैं उसमें रोल प्ले कर रहा है, ठीक। एनिमल में तो खास तौर पे, ह्यूमंस में अलबत्ता एमिगडाला का एक और एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, वो है बेसोलेटरल न्यूक्लियाई। ये बेसोलेटरल न्यूक्लियाई अच्छा डेवलप होने की वजह से एमिगडाला ना सिर्फ ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के नतीजे में कुछ ना कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्स कर सकता है, बल्कि नॉन ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के नतीजे में भी बिहेवियरल एक्टिविटीज करवा सकता है। यानी कि कोई चीज़ देखने से आपको खुशी हुई है, उसमें भी एमिगडाला रोल प्ले कर सकता है बेसोलेटरल न्यूक्लियाई की वजह से। कोई चीज़ सुनने से खुशी हुई है, उसमें भी एमिगडाला एक रोल प्ले कर रहा है बेसोलेटरल न्यूक्लियाई की वजह से। सही के बाद दो बातें बता दी हमने, एक तो ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के नतीजे में कुछ ना कुछ बिहेवियरल रिस्पांस आ रहा है, दूसरा नॉन ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स के नतीजे में भी बिहेवियरल रिस्पांस आ रहा है, और तीसरा फिर एमिगडाला का फंक्शन आ रहा है हमारे पास कि ये
ब्रेन के जो दूसरे एरियाज हैं ना उनके साथ बड़े इसने कनेक्शंस बनाए हुए हैं, पैराइटल लोब के साथ, टेम्पोरल लोब के साथ, ऑक्सीपिटल लोब के साथ। हम आजकल क्या सुन रहे हैं, हम आजकल क्या देख रहे हैं, हम आजकल क्या सोच रहे हैं, हम आजकल, ये सारी मालूमात इसकी वजह होती हैं। तो हम इसको विंडो भी कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम को बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, ये लिम्बिक सिस्टम को बताता है कि आजकल हम ये देख रहे हैं, आजकल हम ये सुन रहे हैं, आजकल, तो ये जो सारे हालात हाज़ा है ना वो एमिगडाला हमारे लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचा रहा होता है। तो ये यानी कि बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की चीज़ है एमिगडाला। सही है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द एमिगडाला। अब जब हम एमिगडाला को स्टिमुलेट करते हैं ना तो बड़ा कुछ हो रहा है। क्यों? हमने देखा तो है इसके बड़े कनेक्शन हैं, जगह जगह से तो इसने कनेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे काम करवाएगा। तो एक तो हमने देखा जब ये स्टिमुलेट होता है ना तो जो हाइपोथैलेमस के फंक्शन है उनमें ऊंच नीच आना शुरू होती है, ऊंच नीच का पहाड़ सत्तर मोतियों का, खैर उनमें ऊंच नीच आना शुरू होती है। ये आपको याद होगा हमने हाइपोथैलेमस का यहाँ पे फंक्शन पढ़े थे ना, आर्टियल प्रेशर को ऊपर नीचे करना, वाटर रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर, ये सारे हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पढ़े थे। तो ये बता रहे हैं कि आर्टियल प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, भूख ज़्यादा लगना कम लगना, मिक्सचुरेशन कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, पाइलोरेक्शन। तो यानी कि एमिगडाला को इफेक्ट करने से एक तो हाइपोथैलेमस के फंक्शंस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, एमिगडाला को स्टिमुलेट करने से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, कोई टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं, सर्कलिंग मूवमेंट्स हो रही हैं। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि ये कुछ ना कुछ कह लो कि शायद स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल्स भेज रहा होगा या कोई इस तरह के काम भी कर रहा है, क्योंकि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिनमें हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है, च्यूइंग हो गया, स्वॉलोइंग हो गया, अब ये मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स होती हैं जब एमिगडाला को स्टिमुलेट किया जाता है। तीसरा, चूंकि हमने देखा है कि इमोशन में भी रोल प्ले कर रहा है, तो एमिगडाला को स्टिमुलेट करने से रेज या पनिशमेंट की फीलिंग या कोई पेन की फीलिंग, ये वाले काम भी आ रहे हैं। तो यानी कि रिवॉर्ड और प्लेजर में भी एमिगडाला कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। आपको याद होगा जब हमने रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा पोटेंट तो आपके पास यही होते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रल मिड हाइपोथैलेमस, लेकिन थोड़ा बहुत रोल एमिगडाला का भी होता है। याद है ना, पढ़ा था हमने ये वाली बात। तो आप जारी बात है जब एमिगडाला को डिस्कस करें तो उसमें फंक्शन तो बताएंगे उसका। और चौथा काम जो एमिगडाला को स्टिमुलेट करने से होगा वो है मुख्तलिफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, इरेक्शन होना शुरू होती है, कॉपुलेटरी मूवमेंट्स उसमें ये हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह एजैकुलेशन, ओव्यूलेशन, ये सारी चीज़ें भी होना शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा एक फ़र्क किस्म की चीज़ है ये एमिगडाला। अब वो बता रहे हैं कि अगर हम बायलैटरल एबलेशन कर दें दोनों साइड का एमिगडाला जो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है दोनों टेम्पोरल लोब्स में, तो एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन जाती है और उस सिचुएशन को हम नाम देते हैं क्लूवर-बूसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इस क्लूवर-बूसी सिंड्रोम में होता क्या है? अब ज़रा आपने ना सोचना है कि हमने एक मंकी में चेक किया, वैसे तो ह्यूमन में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं लेकिन ये ह्यूमन में है वैसे बहुत रेयर। ठीक है, भैया आप जब सिम्टम पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वाकई इस तरह का इंसान तो बहुत रेयर ही होता है। पहली चीज़, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी से डर नहीं लग रहा जी, हर चीज़ में उंगलियां घसा रहा है बंदा, कोई टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है, एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ को खोल कर देखना, हर चीज़ को ट्राई करना कि ये क्या है, ये क्या है, अजीब सिचुएशन हो चुकी हुई है। और फिर फॉरगेट रैपिडली, हर चीज़ को देख भी रहा है और भूल ही जा रहा है कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ। डर तो उसको वैसे किसी चीज़ का लगता नहीं है ना, अफ्रेड ऑफ एनीथिंग है ही नहीं, हर चीज़ में उसने हाथ घुसाना भी है, फिर हर चीज़ को उसने कभी खाना भी शुरू कर देता है, कभी माउथ में डाल रहा है, अजीब सिचुएशन बनी हुई है। और उसके अलावा सेक्स ड्राइव बहुत स्ट्रांग हुई हुई है। मंकी के केस में वो कह रहे हैं इतनी स्ट्रांग भी, मतलब कि वो इमेच्योर एनिमल्स के साथ कोशिश करेगा, हो सकता है कि वो दूसरे जेंडर के एनिमल्स से कोशिश करना शुरू कर दे। यानी कि दूसरे जेंडर से मुराद है कि नॉर्मल तो ये है ना कि वो फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो वो फीमेल के साथ करे, अब वो मेल होकर मेल के साथ इंटरकोर्स की कोशिश करना शुरू करेगा, क्योंकि सेक्स ड्राइव बहुत इंक्रीज कर चुकी है। कभी कभी तो दूसरी स्पीशी के साथ वो कोशिश करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हत्ता कि यहाँ पर तो डिस्कस कर रहे हैं कि कोई लिविंग थिंग नहीं है फिर भी वो कोशिश कर रहा है। सेक्स ड्राइव इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है कि हर चीज़ के साथ बस वो कोशिश कर रहा है कि वो इंटरकोर्स करे। सही होगी बात। तो ये है हमारे पास क्लूवर-बूसी सिंड्रोम, किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा, हर चीज़ में क्यूरोसिटी है, हर चीज़ को मुंह में डालना है और हर एनिमल, हर मतलब जो चीज़ मिलेगी उसका इंटरकोर्स की कोशिश करनी है। ये तो हो गया हमारे पास क्लूवर-बूसी सिंड्रोम जो कि एमिगडाला के बायलैटरल एबरेशन से होता है। गुड, ये क्लूवर-बूसी सिंड्रोम इस चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद होनी चाहिए आपको। ओके होगी बात। उसके अलावा जनाब वाली ओवरऑल एमिगडाला को अगर हम देखें तो हमने यही कहा कि ये बहुत सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में और मूवमेंट्स वगैरह में ये एमिगडाला रोल प्ले कर रहा होगा। यहाँ भी बल्कि हमने सेक्सुअल बिहेवियर, ये भी बिहेवियरल रिस्पॉन्स ही है, रिवॉर्ड एंड प्लेजर ये भी एक तरह का बिहेवियर ही है। ठीक है, तो बहुत मेनली बिहेवियर वगैरह में रोल प्ले कर रहा होता है हमारा एमिगडाला। आखिर में डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स। आपको याद होगा हमने कहा था कि लिम्बिक सिस्टम के इर्द गिर्द हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है उसको नाम देते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स। इस लिम्बिक कॉर्टेक्स के जो फंक्शंस हैं हमें इतने पता ही नहीं है, लेकिन गाइडन की मुसीबत ये पहले कहता है पता नहीं है, फिर आगे बताना भी शुरू कर देता है। अजीब इसका मजाक है।
आगे उसने बताना शुरू कर दिए कि अगर हम एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स को एब्लेशन करेंगे तो क्या होगा। भाई एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स तो वही जगह है ना जहाँ पे हिप्पोकैम्पस पड़ा हुआ था या एमिगडाला होती है, ठीक है। अब मैं आपको एमिगडाला की लोकेशन शायद एग्जैक्टली दिखा नहीं पाऊंगा कि एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में होती है। एनीवे ये समझ जाए कि जब एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स रिमूव होता है तो ये जो एमिगडाला है ये भी खराब हो जाता है, अक्सर ये भी खराब हो जाता है, इसकी वजह से क्लूवर-बूसी सिंड्रोम हो जाता है। तो चलो शुक्र है एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स आराम से याद हो गया। दूसरे पे वो कह रहे हैं कि पोस्टीरियर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर खराब हो जाए तो इस कंडीशन में नींद ना आना, इंसोम्निया और इस तरह की कंडीशन होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो पोस्टीरियर ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका शायद नींद में, सोने में, इन चीज़ों में रोल होता होगा। फिर हम और क्या कह देते हैं, इंसान के पुरसकून होने में रोल होता होगा। सही होगी ना बात। फिर लोसल गायरस, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये था हमारे पास सिंगुलेट गायरस। तो ये एंटीरियर सिंगुलेट गायरस और फिर ये था सबक्लोसल गायरस, ठीक है। तो ये एंटीरियर सिंगुलेट गायरस और सबक्लोसल गायरस, इनको अगर रिमूव किया जाए तो ये हमारे पास मतलब रेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, गुस्सा चढ़ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है ये वाले जो हैं ये गुस्से को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हो, आमतौर पे रेज सेंटर्स को इनहिबिट करने में रोल प्ले करते हो। समझ में ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अभी तक हमारे पास जो मालूमात है उनके मुताबिक हमें पता चल ही चुका है कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये आपके पास बिहेवियर वगैरह में इन चीज़ों में रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल लोब का जो ये वाले एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स ये ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करने में इन चीज़ में रोल प्ले कर रहा है। फिर वो बता रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी मिडल एंड पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। देखो जो था ना एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एंटीरियर और सब कैलोसल कॉर्टेक्स, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेज सेंटर्स को थोड़ा सा ठंडा रहता है, कंट्रोल करता है। अब वो कहे हैं मिडल और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यानी समझ लो तकरीबन सारा लिम्बिक कॉर्टेक्स हमने मोटा मोटा डिस्कस कर ही लिया है। तो मिडिल वाला यहाँ पे से आपको पता है ना, यहाँ पे मोटर सिग्नल्स निकलते हैं यहाँ से, ये आपके पास वो है ना प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो मोटर सिग्नल निकलते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत मोटर सिग्नल की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और बैक साइड पे सेंट्रल सर्कल से पीछे जो पैराइटल लोब है यहाँ पे आपको पता होगा सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास पोस्टीरियर सिंगुलर गायरस के पास कुछ ना कुछ आ रही होगी। तो यानी कि मिडिल और सिंगुलर गायरस, इससे हमें आइडिया ये होता है कि बाई सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मोटर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपके ओवरऑल कुछ ना कुछ बिहेवियर्स वगैरह में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये बातें जो उन्होंने समरी में डिस्कस की हुई थी।